First problem, when the Earth does not rotate about its axis, मतलब अर्थ का रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है। तो लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला हम लोग लर्न किया, अर्थ का रोटेशन के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो चेंज हो सकता है उसका ऐसा एक फॉर्मूला मिला था। अभी रोटेशन नहीं होगा तो ओमेगा जीरो हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी जो अर्थ का है वो जीरो लिखना है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी के लिए अर्थ का रोटेशन के लिए जितना डिक्रीज हो रहा था वो डिक्रीज नहीं होगा, इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा, विल इंक्रीज। द कॉज ऑफ डे एंड नाइट इज ड्यू टू, वेरी आसान क्वेश्चन, वी नो द आंसर। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, अर्थ उसका जो एक्सिस है उसके अबाउट के जो रोटेशन हो रहा है, इसलिए ही डे नाइट होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। टू बॉडीज ऑफ मास इज 20 kg एंड 30 kg, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? और डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में भी हम लोग इस तरह ही एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया था। या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है उसका वैल्यू लिख दो, एक मास 20, अदर 30 kg, उसके बीच जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। तो यहाँ से कैलकुलेशन होगा। 6.67 जो वैल्यू है उसको हम लोग 20/3 लिख सकते हो, ऐसा कल क्लास में डिस्कस हुआ था। तो ये वाला होगा 600, 30 स्क्वायर इज 900, दो जीरो कैंसिल हो गया। सो जो आंसर आएगा 40/9 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। 40/9 मतलब 40 को 9 से डिवाइड किया जाए तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4.4 इंटू 10⁻⁻11। ऑप्शन ए आंसर होगा, 4.4 इंटू 10⁻⁻11, प्लस नहीं। ऑप्शन बी में जो है वो +11 लिखा हुआ है, उसको ख्याल में रखना पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। Next, the mass of the Earth is 80 times that of the Moon, and their diameters are this and this respectively. The value of the acceleration due to gravity on the Earth is given on the Moon. Okay. For the Earth, हमारा पास जो फॉर्मूला है, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ लिखना पड़ेगा। ये है अर्थ के लिए फॉर्मूला। सिमिलरली फॉर मून, gm mass of moon by radius of moon whole square। अभी इसको रेशियो में लिख लें। रेशियो में लिखा जाए तो जी अर्थ बाय जी मून मास के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन रेडियस जो है और डायमीटर भी जो है उसके साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो मून का रेडियस ऊपर में लिखा होगा और रेडियस ऑफ अर्थ डिनोमिनेटर सेक्शन में, ऐसे लिखना पड़ेगा पहले। इसके बाद मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स देन मून गिवन, ये वाला रेशियो 80 है। रेडियस ऑफ मून मतलब डायमीटर से रेडियस मिल जाएगा। Their diameters 12,800 kilometer and 3,200 kilometer is the diameter. So रेडियस उसका हाफ होगा। उस हिसाब से अर्थ का रेडियस, मून का रेडियस ऊपर में है, मून का रेडियस इसका हाफ होगा, मतलब 1600। अर्थ का रेडियस जो वैल्यू दिया गया उसका हाफ होगा 6400। किलोमीटर से ही लिख दिया क्योंकि किलोमीटर बाय किलोमीटर रेशियो में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा तो 4 आएगा। सो 80, 4 स्क्वायर मीन 16, ऐसे रेशियो आ गया।
ऐसे रेशियो आ गया। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो दिया हुआ है, उसको यहाँ पे लिख दो। यहाँ से कैलकुलेशन करना है। मून में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, 9.8 इंटू 16/8, मतलब लगभग 9.8 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड होगा तो नियरली 1.66 आएगा, नियरली 1.66 आएगा। ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझदारी कैसे इसका आंसर करना पड़ेगा। एक सॉलिड स्फीयर है आर रेडियस का और एक 2r रेडियस का, मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम है मतलब दोनों का डेंसिटी सेम है, जिस डेंसिटी को मैं हम लोग रो से लिखता हूँ, रो, वो सेम है। म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? तो फोर्स का जो रिलेशन है G m1 m2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ पे केप्ट इन कॉन्टैक्ट दोनों को साइड बाय साइड रखा जाए तो एक का रेडियस r है और एक का 2r है, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा 3r। ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का वहाँ पे रिप्लेस होगा 3r। मास कैसे रिप्लेस होगा? मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। फर्स्ट जो है उसका वॉल्यूम आर क्यूब है, रेडियस, तो वॉल्यूम इनटू उसका डेंसिटी। सेकंड जो है उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई 2r होल क्यूब इनटू डेंसिटी। स्फेरिकल वॉल्यूम है इसलिए स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 3r है। अभी ऐसे कैलकुलेशन करना है, हम लोग को देखना है आर का और जो रेडियस है उसका ऊपर कैसे डिपेंडेंस है। उसके जो और भी वैल्यूज है वो कांस्टेंट है, उसको नहीं देखना है। तो आर क्यूब, यहाँ पे एक आर क्यूब मिलेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर मिलेगा, तो फाइनली आर टू द पावर 4 रहेगा। आर टू द पावर 4, आर टू द पावर 4 के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। जो ऑप्शन डी है वो आर टू द पावर 4 है शायद, आर टू द पावर 4 आंसर होगा, प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4। जो भी अदर्स वैल्यू है ये कांस्टेंट है, सो प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स ऑफ 10 kg, एक मास है 10 kg का और एक मास है दिया गया 20 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला मिला था Gm/r², उस फॉर्मूला में जो यहाँ पे जो लार्ज ऑब्जेक्ट है मून, उसका ही मास है। अदर्स जो भी मासेस है उसका कोई फंक्शन, उसका कोई रोल ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी में नहीं है। तो दो मासेस डिफरेंट हो और इक्वल हो, जो भी हो, उसका ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, मतलब एक्स और वाई दोनों का ही जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी वो सेम ही रहेगा। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। अर्थ में रखा जाए तो दोनों का इंटेंसिटी सेम ही रहेगा। नेक्स्ट, द planet of mass and diameter is 3 times than the earth, then they find the accelerated gravity on that particular planet। मास एंड डायमीटर अर्थ से 3 टाइम्स है, तो इस रेशियो से लिख लो। अदर प्लैनेट को G O लिख दो, अदर कोई प्लैनेट है इसका। मास के साथ प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है उसका स्क्वायर के साथ। रेडियस का जो स्क्वायर है इस इनवर्स होता है, इसलिए ऐसे लिख लिया। अर्थ का रेडियस यहाँ पे डिनोमिनेटर पे आ गया और अदर प्लैनेट के ऊपर में चला। अभी मास 3 टाइम्स लिखा हुआ है अर्थ से, 3 टाइम्स देन अर्थ।
डायमीटर और रेडियस, डायमीटर रेडियस मतलब डायमीटर का हाफ, दोनों का रेशियो तो सेम ही रहेगा। डायमीटर इज 3 टाइम्स देन ऑफ द अर्थ, तो अदर्स जो प्लेनेट है उसका रेडियस 3 टाइम्स है, ऐसे लिख लिया। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, 1/3, 3 स्क्वायर 9 आएगा, 3 होगा। तो रेशियो जो आ गया, इस हिसाब से अदर प्लेनेट का एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अदर प्लेनेट का एक्सटर्नल ग्रेविटी अर्थ से 3 टाइम्स लेसर होगा, GE/3 आ जाएगा। 3 से डिवाइड होगा 9.8 को, नियरली जो मिलेगा 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द अर्थ G becomes G/2? लास्ट क्लास में ही डिस्कशन हुआ था, ऐसा एक फॉर्मूला मिला था फॉर वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू हाइट, ये वाला फॉर्मूला था। यहाँ पे उसी हाइट में G का वैल्यू G/2 होना चाहिए, ऐसा कंडीशन दिया गया। तो हाइट क्या होगा? G से कैंसिल हो जाएगा। अभी जो मिल गया, ये ऐसे होल स्क्वायर नहीं करना है, होल स्क्वायर करने में कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट, उसके बाद डायगोनली मल्टीप्लाई करो, तो r प्लस एच इक्वल्स टू मिलेगा √2r, तो एच होगा √2r माइनस आर, मतलब √2 माइनस 1 इंटू आर। √2 मतलब 1.41 माइनस 1, 0.41 आर, उस हाइट में हाफ होगा वैल्यू, 0.41 आर, ए वाला आंसर, ऑप्शन नंबर बी। Two planets having radii R1 and R2 and densities D1, D2 respectively. The ratio of the acceleration to gravity on them. Different planet G1/G2. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है उस हिसाब से ही लिखा जाएगा। तो मास के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा m1/m2। उसका जो रेडियस है उसके साथ इनवर्स रिलेशन होगा, यहाँ पे R2, यहाँ पे R1 आ जाएगा। अभी मास जो है उसको डेंसिटी का टर्म में लिखना पड़ेगा। सो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सेकेंड मास जो है उसका भी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो आ जाएगा, R1³/D1, R2³/D2, यहाँ पे R2 स्क्वायर, यहाँ पे R1 स्क्वायर, कैंसिल होगा तो एक R1 रहेगा, यहाँ पे कैंसिल होगा तो एक R2 रहेगा। तो फाइनल आंसर R1D1/R2D2, R1D1/R2D2, ऐसे आंसर हो जाएगा। G is the external to gravity at the equator, then its value at the pole. पोल में ज़्यादा होता है, लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ, ग्रेटर देन G, पोल में उसका वैल्यू इक्वेटर से ज़्यादा होगा, क्योंकि पोल में एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा नियरली ज़ीरो, और उस जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किया था उस हिसाब से भी आंसर हो जाएगा। पोल मतलब वहाँ पे लैम्डा जो है, लैम्डा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, उसको 90 डिग्री लिखा जाए तो 0 आ जाएगा। तो पोल में मैक्स ज़्यादा वैल्यू होगा, क्योंकि इतना कोई वैल्यू डिक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट, लेट G बी द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड R बी द रेडियस ऑफ द अर्थ। बहुत सारी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम हाफ एंड द न्यू वैल्यू इज कांस्टेंट। किसी भी सिचुएशन में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कोई चेंज नहीं होता है, उसका वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्स में
किसी भी सिचुएशन में कोई भी कहाँ भी उसका वैल्यू सेम ही रहेगा, तो वो कैपिटल जी रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। नेक्स्ट, a man has weight 80 kg on earth's surface, the height above the ground where he will have weight 40 kg। हम लोग का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वेरिएशन का जो इक्वेशन, उस हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वेट लिखा हुआ है, इसका मतलब इसी फॉर्मूला को वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऊपर और नीच में मास से साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला आ जाएगा वेट एट सम हाइट एच, एम इंटू जी, वेट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वेट का हिसाब से फॉर्मूला आ गया। अभी रिप्लेस करना, यहाँ पे करना पड़ेगा, उसी हाइट में उसका वेट 40, सरफेस में 80, तो 40 80 से कैंसिल होगा तो हाफ हो जाएगा। तो पिछले वाला एक प्रॉब्लम जो हम लोग अभी अभी सॉल्व किया, उस टाइप का ही कैलकुलेशन आ गया। यहाँ से हाइट एच निकलना है, तो पिछले वाला प्रॉब्लम मतलब ये वाला प्रॉब्लम, यहाँ पे ये देखो सिमिलर कैलकुलेशन आ गया, सिमिलर कैलकुलेशन ही आ गया। तो इसका भी आंसर 0.41 आर ही होगा। एक्चुअली सेम प्रॉब्लम को अलग तरीके से दिया गया और कुछ नहीं है। तो 0.41 टाइम्स द आर। Next, if a planet had mass and radius half of the Earth, then the acceleration due to gravity। अभी अभी बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिया इसी टाइप का, तो सेम टाइप सेम प्रोसेस से ही होगा। अर्थ के साथ आधार को ही प्लैनेट का रेशियो हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, मास के साथ प्रोपोर्शनल होता है, और रेडियस और जो साइज होता है उसका, उसके साथ इन्वर्स होता है, इसलिए ऑपोजिट फॉर्म में लिखा गया, इन्वर्स फॉर्म में। अभी जो कंडीशन दिया गया उसको रिप्लेस करना है। मास इज हाफ ऑफ द अर्थ, अदर प्लेनेट का मास अर्थ से हाफ है, me/2 लिख लिया। रेडियस भी हाफ है, re/2 लिख लिया। एम ई कैंसिल, ये 2 ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे आरी कैंसिल, हाफ रहेगा तो हाफ का स्क्वायर 1/4 होगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ अदर प्लैनेट का रेशियो आ गया हाफ। इसका मतलब अदर प्लैनेट में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ का डबल होगा, ऐसे कंडीशन आ गया। अर्थ का डबल होगा, अर्थ का डबल मतलब 19.6 होना चाहिए, 19.6। नेक्स्ट, at what height above the Earth's surface will the weight of a body be half as that on the Earth's surface? अभी अभी वेट का हिसाब से भी हम लोग फॉर्मूला तैयार कर लिया, यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला आ गया था। वेट जो होगा अर्थ सरफेस का हाफ होगा, सरफेस में डब्ल्यू होगा, तो उसी हाइट में एच हाइट में उसका वैल्यू उसका हाफ होना चाहिए। हाफ इक्वल्स टू, ये वाला कंडीशन आ गया। अभी दोनों साइड को स्क्वायर रूट निकालो और इसका आंसर बोलो। स्क्वायर रूट करो, डायगोनली मल्टीप्लाई करो, डायगोनली मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ जाएगा वो हम लोग अभी अभी दो प्रॉब्लम में देखा, इसी टाइप का कैलकुलेशन आ गया था, ऐसे आएगा। यहाँ पे आर जो है उसका वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन को खत्म करो। आर का वैल्यू होगा 6400 किलोमीटर। इसको पुट करो और कैलकुलेशन को खत्म करो।
बहुत लेंदी आंसर आ रहा है। लेंदी नहीं होगा। √2 का वैल्यू 1.414 होता है ना, पहले भी अभी अभी हम लोग किया था। तो 1 माइनस हो जाएगा तो ऐसे आएगा। 2649.6। 3। 2649.6। हाँ, 2649, हाँ, नियरली ये वाला आंसर है। देखो, नियरली वही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ वही आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन था तुम्हारा, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, नो 38 तो नहीं है ये वाला, 38 का पहले ही है शायद। बहुत सारे प्रॉब्लम वो सेम टाइप का ही है, वो हाफ, हाँ 37 है, सॉरी 37 सी आंसर है। देखो, प्रॉब्लम नंबर 37 है तुम्हारा जो बुक में है उसमें, देखो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एट डेप्थ डी inside the earth and height h above the earth n। हाइट का हिसाब से जैसे वेरिएशन होता है उसका एक अलग फॉर्मूला भी था। ऐसे एक फॉर्मूला था ये वाला। ये सब सिचुएशन के लिए नहीं है। जिस सिचुएशन में हाइट इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस होगा, उस सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है। सिमिलरली डेप्थ के लिए भी हम लोग को एक फॉर्मूला मिला था। जैसे जी चेंज होता है डेप्थ के लिए, ऐसे एक फॉर्मूला मिला था। यहाँ से ऑलमोस्ट आंसर क्लियर हो गया। यहाँ से ऑलमोस्ट आंसर क्लियर हो गया। जी एच डेप्थ में जितना चेंज होगा, हाइट में भी सेम चेंज होगा। तो दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करने में जो आ जाएगा, डी इक्वल्स टू 2h आ जाएगा। डी इक्वल्स टू 2h आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम। A mass m is broken into two parts, one of which has mass m to have maximum gravitational force। इसका एक कैलकुलेशन भी हो सकता है। जिस कैलकुलेशन को करने के लिए कैलकुलस का अप्लाई होता है, तो उतना कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। इसको याद रखो। जब एक मास m को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, तभी मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। इक्वल इक्वल पार्ट से डिवाइड होगा तो मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। नेक्स्ट, इफ ए बॉडी वेट एक्स एन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स वेट हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब डेप्थ के तरफ उसका पोजीशन चेंज किया जाए तो कैसे चेंज होता है, ए वाला हम लोग को फॉर्मूला मिला था डेप्थ के लिए। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। यहाँ पे जी का वैल्यू के लिए क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, वेट लिखा है। वेट तो आसानी भी ऐसे ही आ गया, आ जाएगा। दोनों साइड को मास से मल्टीप्लाई कर दो। एम इंटू जी मतलब वेट एट डेप्थ डी, एम इंटू जी वेट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऐसे इक्वेशन आ जाएगा। अभी सरफेस ऑफ द अर्थ में उसका वेट लिखा हुआ है एक्स एन। एक्स एन, ए वाला लिखा हुआ है एक्स एन, एक्स न्यूटन, एन मतलब न्यूटन। तो हाफ वे, हाफ मतलब डेप्थ का जो वैल्यू वो रेडियस का हाफ।
यहाँ से कैलकुलेशन होगा तो हाफ ही आएगा, x/2n होगा। हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसका वैल्यू x/2n होगा। तो डेप्थ के लिए जो वेरिएशन होता है उस हिसाब से कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्टील balls, each of radius are touching their surface is f। पहले रेडियस r का दो बॉल था, तो उन दोनों को जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा 2r होगा। इस सिचुएशन में फोर्स F था। अभी आइडेंटिकल बॉल, बॉल सेम ही रहेगा, सेम टाइप बॉल ही रहेगा, मतलब डेंसिटी सेम रहेगा, लेकिन रेडियस 2r हो गया। तो अभी फोर्स कितना होगा? पहले इस सिचुएशन में फोर्स को लिख लो, G M M बाई 2r²। अभी सिचुएशन चेंज हो गया, रेडियस डबल हो जाएगा तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। पहले आर आर था, अभी 2r और 2r होगा, मतलब 4r आ जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। मास में भी चेंज आ जाएगा, m डैश बाय डिस्टेंस 4r होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ऐसे 2r करके 4r आ जाएगा। मास में कैसे चेंज होगा? क्योंकि रेडियस चेंज हो गया तो स्टील बॉल का साइज डबल साइज आ जाए तो उसका मास चेंज हो जाएगा। मास में कितना चेंज होगा उसको देखना है। मास मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 2r हो गया अभी रेडियस इनटू डेंसिटी। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा तो 2 का होल क्यूब होगा, मतलब पहले जो मास था आर रेडियस के लिए उसका 8 टाइम्स आ जाएगा, 8 टाइम्स द प्रीवियस मास आ जाएगा। दोनों बॉल का ही मास चेंज हो जाएगा 8 टाइम्स। 4r² मतलब 16r² आएगा। यहाँ से कैलकुलेशन होगा तो पहले जितना फोर्स था, वेट, 8 टाइम्स द प्रीवियस वन, 2r³, दोनों मास का ही चेंज होगा। हाँ, पहले जितना फोर्स था उस हिसाब से कंपेयर किया जाए तो पहले फोर्स कितना था? Gm²/4r², ये वाला था। अभी आ गया 8 से कैंसिल होगा, 64 इंटू Gm/r²। एफ डैश और एफ का रेशियो निकालो। एफ डैश आ गया 4 इंटू Gm/r², पहले था Gm²/4r², ऐसे था। A4 ऊपर जाएगा तो 16 आ जाएगा, इसका मतलब नया फोर्स पहले जो फोर्स था उसका 16 टाइम्स आ जाएगा, 16 टाइम्स द प्रीवियस वन। तो इसमें जो चीज़ याद रखना है वो है, जब साइज और 2r रेडियस को 2r किया गया उसमें सेंटर टू सेंटर तो डिस्टेंस तो इंक्रीज होगा ही, उ- उसके साथ याद रखना है मास में भी चेंज आ जाएगा, इसको याद रखना है, नहीं तो रॉन्ग आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही प्रॉब्लम है ये वाला। यहाँ पे एक रेडियस को आर और एक को 2r लिखा हुआ है। पहले दो ही 2r था, यहाँ पे एक आर और एक 2r लिखा हुआ है। तो पहले फोर्स कितना होगा? जब रेडियस आर था, जैसे फॉर्मूला हम लोग लिखा था और ऐसे ही होगा, सेंटर टू सेंटर 2r, पहले फोर्स होगा Gm²/4r²। बाद में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 3r होगा। एक बॉडी का मास सेम ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका रेडियस सेम रहेगा, और एक बॉडी का मास चेंज होगा।
कितना चेंज होगा, रेडियस डबल हुआ तो 8 टाइम्स होगा। अभी अभी हम लोग सॉल्व किया, 8 टाइम्स हो जाएगा। अभी जो मिल गया, इस दोनों को रेशियो में लिखना पड़ेगा। एफ डैश बाई एफ, जी 8 GM स्क्वायर बाई 9R स्क्वायर बाई GM स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर। तो जो आ जाएगा वो है, 4 ऊपर में जाएगा तो 32/9, 32/9 ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, a small particle is held inside an isolated hollow sphere at a distance x from the center। hollow sphere मतलब उसका अंदर में कोई मास नहीं है, उसका अंदर और एक स्मॉल पार्टिकल रखा गया कुछ x डिस्टेंस पे। अंदर कोई मास नहीं है मतलब अंदर में ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं रहेगा, तो उसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स जीरो होगा, जीरो, जीरो फोर्स होगा। हॉलोस्फीयर लिखा हुआ है, ये जो टर्म आइसोलेटेड हॉलोस्फीयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, उसी हॉलोस्फीयर कॉन्सेप्ट से ही हम लोग को समझ पे आ गया, आंसर जीरो होगा। टू planets of equal density having radius r their acceleration to gravity, डिपेंडेंस ऑफ जी विथ रेडियस आर, ऐसे एक फॉर्मूला हम लोग कल डिराइव किए थे, पाई जी रो आर। डेंसिटी का हिसाब से ये वाला फॉर्मूला हम लोग को मिला था, तो उस हिसाब से तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दोनों प्लैनेट्स का जी का जो रेशियो होगा उसका रेडियस का हिसाब से होगा, r/2r। अदर्स जो टर्म है सभी कांस्टेंट टर्म है, डेंसिटी भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, इक्वल डेंसिटी, सो रेडियस के साथ प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा तो जी प्रोपोर्शनल टू आर होगा। इसी कंडीशन को कल हम लोग लिखा था, तो उस हिसाब से हाफ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if earth shrinks so that its radius decrease by 50%, then the value of acceleration to gravity। तो ग्रेविटी का, एक्सेलरेशन ग्रेविटी का जो फॉर्मूला हम लोग, ऐसे एक फॉर्मूला था, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मास सेम रहेगा लेकिन रेडियस 50% डिक्रीज हो गया। 50% डिक्रीज मतलब हाफ हो गया, हाफ। तो जी में जो चेंज आएगा, जी डैश, रेडियस को हाफ लिख दो, हाफ स्क्वायर मतलब 4 आएगा, ऊपर में जाएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा जी। पहले जो वैल्यू था उससे कंपेयर करने में तो 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना मतलब रेशियो में लिखा जाए तो जी डैश बाई जी ऐसे आएगा। तो परसेंटेज में कितना होगा, परसेंटेज करने में चेंजेस कैलकुलेट करना है, दोनों साइड से 1 माइनस करो। तो अभी चेंजेस मिल गया, कितना चेंज हुआ, चेंज हुआ 3। इसको परसेंटेज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 300%। 4 टाइम्स इंक्रीज मतलब 300% ही होगा। 4 टाइम्स मतलब 4G हो गया पहले वैल्यू से, तो कम इसको कैलकुलेशन में 300 आ जाएगा। नेक्स्ट, एट व्हाट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन टू ग्रेविटी बिकम्स G/4। डेप्थ के लिए जी का जो चेंज होता है उसका फॉर्मूला हम लोग किया था, ऐसे फॉर्मूला मिला था। यहाँ पे डेप्थ में G/4 लिखा हुआ है, तो डेप्थ क्या होगा, यह से कैलकुलेट करो, हम आंसर बोलो। यह से कैलकुलेट करो और आंसर बोलो, डेप्थ क्या होना चाहिए। थ्री आर बाई फोर आ रहा है सर। यस, dy r इक्वल्स टू 1 - 1/4 मतलब 3/4।
डी इक्वल्स टू 3r/4। वेरी गुड, ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ जी एट हाइट r/2 टू द डेप्थ d/2। हाइट के तरफ उसका चेंज हो रहा है वो r/2 हाइट पे, तो हाइट के लिए जो मेन फॉर्मूला था उसको यूज करना पड़ेगा। ऐसे फॉर्मूला मिला था हम लोग को। एच जो है वहां पे r/2 लिख दो। यहाँ पे 3r/2 आ जाएगा ऐड करने में, आर आर कैंसिल हो गया, ऊपर में जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर मतलब 4/9। हाइट के लिए ऐसे चेंज होगा जी का वैल्यू, जी इंटू 4/9 होगा हाइट के लिए। सिमिलरली डेप्थ के लिए कैलकुलेट करो। डेप्थ के लिए फॉर्मूला तो बहुत आसान फॉर्मूला है, डेप्थ भी r/2 हो गया, r/2 डेप्थ तक लिया गया, तो g इंटू 1 - ½ आएगा, मतलब g/2 होगा डेप्थ की तरफ। अब इन दोनों का रेशियो लिखना है। रेशियो वैल्यू ऑफ जी एट हाइट, हाइट को पहले लिखना है, टू द डेप्थ। तो हाइट, एच हाइट में उसका वैल्यू आया जी इंटू 4/9, डेप्थ में आया जी इंटू हाफ, मतलब 2 ऊपर में जाएगा तो 8/9 रेशियो आ जाएगा। 8/9 ए वाला रेशियो आएगा, 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फास्ट द अर्थ वुड रोटेट्स शो दैट पार्टिकल्स एट इक्वेटर फ्लाई ऑफ। रोटेशन के लिए जी का जो वेरिएशन था उसका ऐसे फॉर्मूला हम लोग को मिला था। अब पार्टिकल फ्लाई ऑफ हो जाएगा मतलब वो अर्थ का अट्रैक्शन से बाहर चले जाएगा। इक्वेटर में मतलब लैम्डा 0 डिग्री है, और बाहर चले जाएगा अर्थ का अट्रैक्शन मतलब जी का वैल्यू वहां पे 0 हो जाएगा, उसको 0 पुट कर दो। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटी नहीं रहेगा, तभी ऐसे सिचुएशन होगा पार्टिकल अर्थ से छूट जाएगा। तो cos 0 1 हो जाएगा। उस हिसाब से यहाँ से जो ओमेगा का वैल्यू मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू g/r, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ g/r। अभी g जो है उसका वैल्यू 9.8 इन मीटर यूनिट, r जो है रेडियस उसको भी मीटर पे लिखना पड़ेगा। 6400 किलोमीटर होता है, उसको मीटर करना है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अभी जो टर्म आ गया इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन करने में जो आंसर आएगा वो ही हमारा आंसर होगा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 9.8 जो है उसको नियरली 10 लिख दो, उसको 10 लिखने में कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये वाला कैंसिल होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा मतलब 1। 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, उसके साथ इस 2 जीरो के लिए एक जीरो, ये 2 जीरो के लिए और एक जीरो मिलेगा स्क्वायर रूट करने में। 1/800 हमारा आंसर आ गया। ओमेगा का वैल्यू 1/8 मतलब 1/8 इंटू 10⁻⁻², ऐसा आ गया। 1/8, 8 से 1 के डिवाइड करने में 0.125 मिलेगा, 0.125। इसी पॉइंट को यहाँ पे लिखने में 1.25 इसको डिक्रीज होगा 10⁻⁻3, तो 1.25 इंटू 10⁻⁻3 आ जाएगा। इस वैल्यू को तुम याद भी रख सकते हो, क्योंकि इक्वेटर में अर्थ के लिए यही वैल्यू है। अगर ओमेगा का वैल्यू ऐसे इंक्रीज हो जाए तो वहां पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर नहीं रहेगा, अर्थ से वो फ्लाई ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर डेप्थ से क्वेश्चन, एट व्हाट वैल्यू ऑफ जी इज सेम दैट ऑफ जी एट हाइट 10। हम लोग को जो फॉर्मूला मिला डेप्थ और हाइट के लिए, जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला था,
यहाँ पे हाइट लेस देन 100 किलोमीटर, वही बहुत नजदीक हाइट दिया गया, इसलिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। हाइट के लिए ऐसे फॉर्मूला था और डेप्थ के लिए भी था ऐसे फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला था। तो यहाँ से हम लोग का एक बात क्लियर हो गया, अगर d इक्वल्स टू 2h होगा, डेप्थ जब हाइट का डबल होगा, तब वहाँ पे दोनों दोनों सिचुएशन में डेप्थ और हाइट में ग्रेविटेशनल वैल्यू सेम रहेगा। पहले भी हम लोग इस प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो यहाँ पे हाइट लिखा हुआ है 10 किलोमीटर, तो डेप्थ होना चाहिए 20 किलोमीटर। हाइट 10 मतलब डेप्थ 20 किलोमीटर होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज F। बहुत आसान प्रॉब्लम है। उस दोनों का मासेस हाफ किया गया, डिस्टेंस सेम रखा हुआ है, तो फोर्स क्या होगा? मास को हाफ कर दो, एफ डैश लिख लिया, दोनों का ही मास हाफ कर दो, m/2 डिस्टेंस सेम रहे, सेम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में कितना चेंज आएगा? 2/2 इंटू 2 4 आएगा, मतलब 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, F/4 होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, F/4 हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान एंड सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी 27 क्वेश्चंस मैंने सॉर्ट आउट किया था ऑलमोस्ट। इस कॉन्सेप्ट का ही और दो चार प्रॉब्लम है, सभी को सबको दो चार प्रॉब्लम रह गया। उसके बाबा इसके अलावा जो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम होगा वो है एक ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट और सैटेलाइट, उसके साथ एस्केप वेलोसिटी रिलेटेड एक प्रॉब्लम होगा, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड एंड एस्केप वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी का कुछ प्रॉब्लम भी है। ओके, फिर हम लोग पहले फॉर्मूला देख लेता हूँ, कितने किस क्या टाइप का फॉर्मूला है। एस्केप वेलोसिटी क्या चीज़ है? एस्केप वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से कोई बॉडी को अर्थ और कोई अदर प्लैनेट से भी उसका सरफेस से थ्रो किया जाए तो वो एस्केप कर जाएगा, मतलब अर्थ में नहीं रिटर्न आएगा। इस वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है हम लोग का, रूट ओवर ऑफ 2gm/r², आर 2gm/r, ऐसे एक फॉर्मूला मिला था। इसको और एक फॉर्म में भी लिख सकते हो तुम, g इक्वल्स टू gm/r², हम लोग को मालूम है। इस हिसाब से g इंटू r² इक्वल्स टू जी एम, कैपिटल G इंटू एम होता है। उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, जी एम का पोजीशन में g r² लिख दो, तो आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 2g r। ये भी एस्केप वेलोसिटी का ही एक्सप्रेशन है। और एक चीज याद रखना है, एस्केप वेलोसिटी जो मास बॉडी एस्केप कर रहा है, जो मास फॉर एग्जांपल स्मॉल मास m जो एस्केप कर रहा है, उसका मास के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है। जो भी डिपेंडेंस है, जिस प्लैनेट से उसका एस्केप हो रहा है, उसका जो मास, उसका रेडियस, उसके ऊपर उसका डिपेंडेंस है। और कौन सी एंगल से भी थ्रो किया जाए, उसका ऊपर भी डिपेंडेंस नहीं होगा। किसी भी एंगल पे थ्रो किया जाए तो अर्थ सरफेस से उसका वैल्यू सेम ही रहेगा, एंगल के ऊपर भी डिपेंडेंस नहीं है। जो भी डिपेंडेंस है मास ऑफ प्लैनेट एंड मास रेडियस ऑफ प्लैनेट, इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंस है। अभी फॉर अर्थ, अर्थ के लिए इसके वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो जो मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे वैल्यू मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये है एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, उसका भी फॉर्मूला हम लोग लर्न करूंगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन है, अराउंड द सन एक प्लैनेट मूव कर रहा है, उसका जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट का जो रेडियस, उसको स्मॉल आर लिख दो, स्मॉल आर।
मास ऑफ सन कैपिटल एम लिखो, प्लैनेट का मास यहाँ पे स्मॉल एम लिखो। फोर्स कितना मिलेगा? जी एम एम बाई आर स्क्वायर फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स से ही उसी मास को, उस प्लैनेट को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा, एम बी स्क्वायर बाई आर। उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा तो v इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ जी एम बाई आर। ए होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट around the sun, or in other case if a satellite move around the earth, the same formula आएगा। ये वाला सैटेलाइट है, ये अर्थ है, डिस्टेंस आर होगा तो सेम ही फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे मास, जब प्लैनेट मूव कर रहा है तो यहाँ पे सन का मास है, मास ऑफ सन। जब सैटेलाइट मूव करेगा अराउंड द अर्थ तो वहाँ पे मास जो होगा वो अर्थ का मास होगा, यही डिफरेंस है। मास ऑफ अर्थ लिखना है उसमें। ये वाला मिल गया हमारा सैटेलाइट का और प्लैनेट प्लैनेट का ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी से ही और एक रिलेशन और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी आ जाएगा, वो है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। कितना टाइम लगेगा एक रोटेशन करने के लिए, उसका भी फॉर्मूला मिल जाएगा। जो जिस ऑर्बिट में रोटेशन हो रहा है उसका रेडियस आर हो तो टोटल जो सरकमफ्रेंस वो 2 पाई आर होगा, तो टाइम लगेगा सरकमफ्रेंस टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम लोग को अभी अभी स्पीड का फॉर्मूला मिल गया, रूट ओवर ऑफ जी एम बाई आर। इस हिसाब से ये वाला रूट आर ऊपर में जाएगा, 2 पाई रूट जी एम रहेगा, ऊपर में जाएगा तो 8 टू द पावर 1 है, रूट आर मतलब हाफ, 8 टू द पावर 3/2 आ जाएगा। 2 पाई बाई रूट ओवर ऑफ जी बाई एम 8 टू द पावर 3/2। ये वाला फॉर्मूला आएगा टाइम पीरियड के लिए। बोथ साइड को होल स्क्वायर करोगी तो 4 पाई स्क्वायर जी एम 8 टू द पावर 3 मिलेगा, जो है केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ में इसको कांस्टेंट लिखा जाए तो square of the time period of revolution is proportional to the cube of the average distance between planet and sun। ऐसे ही केपलर्स का थर्ड लॉ है टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट से, केपलर्स थर्ड लॉ है। और फर्स्ट लॉ में क्या पूछा गया? फर्स्ट लॉ में बोला गया सभी प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूवमेंट होगा। ये वाला फर्स्ट लॉ है। टाइम का रिलेटेड जो है वो सेकेंड लॉ है, ये थर्ड लॉ है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इस थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स का जो सेकेंड लॉ है वो कुछ अलग कंसेप्ट का है, वो बाद में लर्न करूंगा। तो इसी टाइप का फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा हम लोग का, बहुत सारे इस फॉर्मूला का हिसाब से क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा बुक में जो पहला क्वेश्चन है वही है एस्केप वेलोसिटी का। वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट डबल द साइज ऑफ द अर्थ। अर्थ का साइज का डबल होगा तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगा? तो हम लोग का जो सर फॉर्मूला आज ये लास्ट कर सकते हैं क्या? लास्ट होगा तो अब ठीक है, तो छोड़ दो, इसी क्वेश्चन से ही कल स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके सर। इसी को तो फॉर्मूला जो लर्न कर लिया इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसको एक बार देख लेना। कल से कल इसी कॉन्सेप्ट ठीक का है सर। आंसर हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट है, वो कल लर्न करूंगा। ओके ठीक है। ठीक है, तब मेरे को ये लिंक भेज दीजिएगा ना, हाँ बोलो। वीडियो का हाँ लिंक। हाँ 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 भेज दूंगा। ठीक है। ठीक है सर। वो